डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। एंड थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक क्या है वीडियो का। एंड मेरे पास मैसेज आया था कि मैम आपको रिजल्ट देख के कैसा लगा, आप बताइएगा और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो सिलेक्शन का तो ये है कि मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ, तो सिलेक्शन तो मेरा नहीं हुआ, मैं तो पहले ही बाहर हो गई हूँ। लेकिन रिज़ल्ट देख के मुझे कैसा लगा, तो मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रिज़ल्ट को देख के। मुझे आई थिंक सबसे ख़राब कोई रिज़ल्ट लगा है तो यही लगा है, केवीएस का ही रिज़ल्ट लगा है। क्योंकि केवीएस ने ना न केवल मतलब ऐसा किया कि बहुत सारे कहते ना कि इमोशंस तोड़े या फिर बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को तोड़ा, बाकी उनको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको परेशान रखा। ये रिज़ल्ट अगर देना था, बीएड तो बहुत पहले बाहर हो गया था, बीएड को बाहर हुए भी आई थिंक एक डेढ़ महीना हो गया। ठीक है, ये रिज़ल्ट अगर देना था तो ये पहले भी दे सकता था। ठीक है, लेकिन ये रिज़ल्ट, और वो भी कहते हैं ना कि बैक टू बैक देना। जैसे मानिए आप लोग प्रिपरेशन एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, ठीक है, उसके बाद सारे लोग यही सोचने लगे कि एक महीने बाद क्या है, इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, इंटरव्यू शुरू हो जाएगा तो प्रिपरेशन करते हैं। तो हमने वो जो फरवरी के बाद मार्च होता है वो पूरा प्रिपरेशन में निकाला, सोचा कि अप्रैल में होगा तो अप्रैल भी निकाल दिया। ठीक है, फिर करते करते नहीं आया रिजल्ट, फिर बीच में आ जाता है बीपीएससी का एग्ज़ाम भर देते हैं काफ़ी सारे लोग कि अभी तो नहीं आया। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बीपीएससी की भी प्रिपरेशन की, लेकिन केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन को भी नहीं छोड़ा। यही सोच के नहीं छोड़ा कि क्या पता अभी आ जाए इंटरव्यू, क्या पता अभी आ जाए इंटरव्यू। तो कहते ना कि डबल तरीके से मेहनत करना, वो मेहनत की। ठीक है, इसके बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम भी हो गया, फिर से उसी प्रिपरेशन में लग गए कि नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा तो रह नहीं जाए पीछे, वीडियो ये वो सब कुछ करा। ठीक है, और फिर भी उसके बाद भी एक महीना डेढ़ महीना निकल गया, नहीं रिजल्ट आया। ठीक है, बिल्कुल थक हार के बीपीएससी का ही रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब बीपीएससी का जैसे ही रिजल्ट आया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, और सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई एक नंबर से, दो नंबर से, पॉइंट नंबर से जब रह जाते हैं वो तो दुख अलग ही होता है। लेकिन फिर भी एक मन में उम्मीद होती है कि चलो केवीएस में तो मेरे ना 138 मार्क्स है, 140 मार्क्स है, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है ही। क्योंकि हमने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें ये चीज़ तो क्लियर कहीं ना कहीं हमसे हो ही गई है कि अगर हमारे 130 से अबव मार्क्स है तो हम थोड़े सेफ हैं, मतलब आ सकता है हमारा नंबर। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जिसके 140 या 136 138 मार्क्स थे वो भी सेफ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वो तो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि उसके मन में तो यही था कि मेरा तो सेफ स्कोर है तो मेरा नंबर आएगा ही। ऊपर से जब बीएड बाहर हो गया तो थोड़ा कन्फर्मेशन और पक्का हो गया कि हाँ अब तो आ ही जाएगा, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट भी बाहर हो गए। लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन लगा तो किसी के 5 नंबर कम हो गए, किसी के 7 नंबर कम हो गए, है ना, और किसी के 11 नंबर बढ़ गए, है ना। ऐसा भी हुआ, जिसके 130 नंबर थे उसके 140 भी हो गए। लेकिन जिस बंदे के 137 138 नंबर थे उसके 7 नंबर कम होके 130 हो गए। अगर वो यूआर कैटेगरी का बंदा है तो वो तो कट ऑफ से ही बाहर हो गया। तो इतना टाइम प्रिपरेशन करने का, है ना, इतना टाइम इस इंटरव्यू को देने का, इस बीच में कभी भी दूसरे एग्जाम का जब ख्याल आता है तो फिर भी मन में यही लगता है कि चल वो तो ठीक है करते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस यहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम थोड़े सेफ हैं तो हमारा नंबर आ सकता है। उसके बाद जब ये रिजल्ट मिले कि मानो उस बच्चे ने बीपीएससी और दिया हो, उसमें भी उसका ना हो, और सीधा अब ये बैक टू बैक केवीएस का रिजल्ट आ गया, उसमें भी उसका ना हुआ हो, तो उसकी मनोस्थिति, उसके दिमाग की स्थिति कैसी स्थिति होगी। और हर किसी की प्रॉब्लम ना बहुत अलग होती है, हर किसी के घर की सिचुएशन, अपनी सिचुएशन बहुत अलग होती है। अपनी प्रॉब्लम्स हमको बड़ी लगती है, लेकिन सामने वाले की जब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं ना तो शायद अपनी ही छोटी लगती हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं ना कि उसकी सिचुएशन में तो हम रह ही नहीं पाते। सो हर किसी की अलग सिचुएशन होती है। उसने किस सिचुएशन में केवीएस का एग्ज़ाम दिया, कैसे कैसे करके उसने कोर्स लिया होगा, कैसे उसने फॉर्म भरा होगा, फिर उसने बीपीएससी दिया होगा, बीपीएससी ये सब कर के जब रिजल्ट ये मिलता है कि बैक टू बैक फेलियर मिल जाए, वो भी दो दो एक साथ ही मिल जाए, तो अपने आप को उभार पाना, रिकवर कर पाना कहने में बहुत ईजी होता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो, नेक्स्ट एग्ज़ाम को फोकस कर लो। लेकिन जब उसने अपना, कहते हैं ना कि ऐसा होता है कभी कभी कि हम कम मेहनत करते हैं, लेकिन ज़रूरी, देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में फ़र्क होता है, ये बात तो है। ठीक है, कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन अगर सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं सही होगी। हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन किसी बंदे ने कम मेहनत की हो लेकिन सही डायरेक्शन में की हो तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन फिर भी आप मान लो किसी बंदे ने अपने आप को पूरा, मतलब ये 2 वैकेंसी को ऐसा देख के पूरी मेहनत की हो उस बंदे ने, है ना, कुछ नहीं, उसने हार्ड वर्क सब कुछ किया, उसने रिवीजन भी किया अपनी तरफ से, कहते हैं ना कि अपना सेटिस्फेक्शन के लिए उसने अपना 100% दिया, फिर उसका सिलेक्शन ना हो तो वो बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक बार को मुझे अब अपने लिए इतना बुरा नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लगता कि हम पहले
ये था कि हम अंदर हैं अंदर है अंदर है, ठीक है। फिर हमको एकदम से बाहर कर दिया गया। तो अब ये लगता है कि चलो हमारा माइंड तो क्लियर हो गया, हम किसी दूसरे मतलब टीजीटी एग्जाम पे फोकस करेंगे, हमारा माइंड तो क्लियर हो गया कि हम इसके अंदर हैं ही नहीं और आने वाले किसी भी पीआरटी एग्जाम में हम नहीं हैं, तो हमारा माइंड क्लियर है, अब हम टीजीटी की तरफ देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इतना फंसाया रखा कि केवीएस 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 केवीएस, और अब जाके बिल्कुल बाहर कर दिया, है ना। जिसके कम मार्क्स हो गए, पॉइंटों से जो बच्चे रह गए, नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो गए, तो उसकी मनोस्थिति, उसका मेंटल प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, वो बहुत बुरा लगता है। अब किसी अगले एग्जाम को फोकस करने में, फेस करने में, क्या उस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने आप को रिकवर कर पाए 2-2 फेलियर से। कितना रोना आता है अंदर से, कितना बुरा लगता है। मैं तो यही कहूँगी, देखो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। मैं तो आपकी सिचुएशन आपके साथ रह के मतलब इतना फील नहीं कर सकती। यहाँ से मैं जितना फील कर सकती हूँ वो यही है कि बहुत बुरी कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अपनी हार से बुरा नहीं लगता कि हम हार गए, हमारा नंबर नहीं आया, तो मन में ये लगता है कि चल मेहनत तो की थी, पर और मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट वैकेंसी में हो जाएगा। लेकिन बुरा पता है कब ज़्यादा लगता है, जब मम्मी पापा को देखते हैं ना, तब और ज़्यादा बुरा लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो वो हमको पैसे देते हैं, अब उन्होंने कैसे करके हमें पैसे दिए वो ही जानते हैं, ठीक है। हम शायद नहीं जान पाएंगे कभी। फिर वो हम जो भी किताब मांगते हैं, कॉपी मांगते हैं, वो हमको ला के देते हैं। फिर आने जाने के पैसे देते हैं हमको, फिर देखते हैं हमको पढ़ते हुए। तो देखा है ना मम्मी पापा कितना आगे पीछे करते हैं। तू ये काम मत कर, मैं कर लूँगा, तू ये मत कर, मैं कर लूँगा। मम्मी आगे पीछे करती हैं, तू बेटा ये खा ले, वो खा ले, थक गई होगी, ये कर ले, वो कर ले, मैं कर लूँगी। ये करते हैं, इस तरीके से करते हैं। और फिर जब हम उनको रिजल्ट में ये देते हैं ना कि नहीं हुआ सिलेक्शन, हम तो ये वर्ड बोल देते हैं, फिर ना उनका चेहरा देखा नहीं जाता। बहुत बुरा लगता है। अपने लिए तो बुरा लगता है, ऐसा लगता ही है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा बुरा लगता है कि उनकी आंखों की उम्मीदें, उनकी चीज़ें देखी नहीं जाती। फिर याद आता है ना कि इन्होंने कितना हमारा आगे पीछे किया था, कितना मतलब बिल्कुल सोच के बैठे थे हमारा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है तो हो ही जाएगा, और नहीं होता, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं तो यही कहूँगी, देखो गाइज, जो भी हुआ, जिनका सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखो अभी भी क्या है, केवीएस इंटरव्यू में वैकेंसी है अभी कितनी, 6000 कुछ बुलाए गए हैं, 3 गुना लोग, है ना। अभी तो उसमें से भी बहुत सारे लोग बाहर होंगे, है ना। उनको भी बहुत ज़्यादा, उनको तो फिर वही है कि और ज़्यादा बुरा लगेगा कि हम इंटरव्यू तक गए और फिर वहाँ से ना सिलेक्शन होना, वो अलग ही दुख होगा एक, है ना। पर आपका भी दुख बहुत ज़्यादा है। किसी को अगर डबल फेलियर मिला है बीपीएससी में भी, केवीएस में भी, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अलग बहुत बैड सिचुएशन होगी उसकी, है ना। वो बहुत रो रहा होगा, है ना। तो मैं यही कहूँगी, देखो रो लो, सब कुछ कर लो, दिल हल्का करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बातें किसी से कह लो, रोना है रो लो, है ना, चिल्लाना है चिल्ला लो, जो करना है कर लो। इतनी जल्दी कोई रिकवर नहीं कर सकता कि मैं कहूँ कि कल रिजल्ट आया, नहीं आया नंबर, कोई बात नहीं, आगे के एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करो। कोई फोकस नहीं कर पाता इतना। हफ्ता 2 हफ्ता निकलने में लग जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरी कहाँ कमी रह गई जो मैं रह गया, या मेरी किस्मत ही काम नहीं करती। रोना आता है सोच सोच के, नहीं कर पाता इंसान फोकस, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि देखो कोई भी एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ नहीं लिख सकता, और भगवान ने जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। अगर आपके जीवन में नौकरी लिखी है तो वो मिल के रहेगी, और नहीं लिखी है तो आप कुछ भी कर लो तो शायद वो नहीं मिलेगी, है ना। बस आपका काम है कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, है ना। और आगे बढ़ो मतलब ये नहीं कि आज आप फेल हो गए तो अब आगे बढ़ो। मेरा मानना ये है कि आगे बढ़ो, लेकिन जो गलती आप की है ना उसे सुधार के आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सिर्फ आगे बढ़ रहे हो ना तो फिर आप वही गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने जहाँ से शुरू किया वहीं से आगे बढ़ रहे हो, वो बेवकूफ़ी है। जो गलती अब आपने की है ना, जो भी आपको लगता है कि मेरी एक कमी यहाँ पे रह गई थी, आप उसे सुधार के आगे बढ़ोगे तो आई थिंक आप नेक्स्ट कभी एग्ज़ाम में अच्छा कुछ कर पाओगे। अगर फिर से वहीं से शुरू करोगे तो फिर से वहीं अटक के रह जाओगे, और ये अटकना ना, बार बार ऐसे शुरू करना ख़त्म करना, ये इतना टाइम नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा कहीं लगता है कि 2-4 साल ही हैं जहाँ हम सरकारी नौकरी देख पा रहे हैं, बाकी मुझे नहीं लगता उसके बाद ऐसा कुछ सरकारी नौकरी जैसा रहेगा भी, है ना। और ये बीएड बीटीसी अंदर करना बाहर करना, ये तो फालतू की चीज़ें हैं। पहले बाहर थी, फिर अंदर हो गई, इलेक्शन आती, फिर बाहर हो गई, और मुझे आगे जाके ऐसा लगता है कि बीएड दोबारा से भी अंदर हो जाएगी, क्योंकि अभी बातें भी ऐसी चल रही है ना। एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि हम बीएड को मान्य रखेंगे। जब आपको बीएड को ही मान्य रखना है तो आपने बीटीसी के कोर्स ही क्यों चला रखे हैं, ठीक है। एक ही चीज़ करा लो, है ना। हमारी गलती कहाँ पे कि हम बीटीसी बीएड में फंसे रहते हैं, और फिर आप एक को बाहर कर देते हो, एक को अंदर कर देते हो। हमारी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक कोर्स ही चला लो टीचिंग के लिए कि भाई ये कोर्स है, इसके बाद एग्जाम आप दे सकते हो, तो सब एक जगह रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कोर्स अलग चला रखा है, एक कोर्स अलग चला रखा है, कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ का, है ना। बाकी मैं यही कहूँगी कि अपने आप को शांत कर लो,
दिल हल्का कर लो, जैसे भी कर पाओ, भगवान के आगे, माँ बाप के आगे, जिसके भी आगे आपको लगता है ना। और बस ये सोचो कि अब देखो, यही सोचो कि वैकेंसी का वेट मत करो कि वैकेंसी कब आएगी, मैं प्रिपरेशन करूँगा, ये मत सोचो। देखो, अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से स्टार्ट करो कि आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना, आपको वेट करना है कि मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, आप 3-4 बार रिवाइज़ भी कर लो अपने सिलेबस को, और आपको लगे कि यार मैंने बहुत रिवाइज़ कर लिया, अब तो मैं थक गया हूँ, अब वैकेंसी कब आएगी, जब आप सोचो वैकेंसी के लिए कि हाँ वैकेंसी आनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ। तो देखो, यही है कि मैंने KVS की जब प्रिपरेशन की थी, तो ये मेरा फर्स्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहा था, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई फॉर्म भरा था। जब मैंने फॉर्म भरा था, तब बात ये थी कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो मैं आराम से कहते हैं ना कि कर लूँगी अभी टाइम है। तो ऐसा चलता रहा, फिर एकदम से बात हो गई दिसंबर में कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा। तो इतना प्रेशर हो गया ना, मैं दिन रात बैठ बैठ के पढ़ी हूँ, दिन रात मेरी कमर तक दुख जाती थी, मैं इतना ज़्यादा पढ़ी थी, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा ही पढ़ी थी। मैं रात में भी लगी रही, दिन में भी, पूरे पूरे दिन बैठी रहती थी। सिर्फ आई थिंक मैं खाना खाने उठती थी, या फिर रात को सोने ही उठती थी। इससे ज़्यादा मतलब जो भी है पर्सनल वर्क होते हैं उन्हीं के लिए उठती थी, बाकी मैं बिल्कुल भी नहीं उठती थी, है ना। तो ये चीज़ हो गई थी। उसके बाद मेरे मार्क्स आए थे कि 2-2.5 महीने की प्रिपरेशन में 121 नंबर, है ना। अगर ये प्रिपरेशन मैंने बहुत पहले से की होती, या 4-5 महीने की प्रिपरेशन मेरी होती, मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए होते। पता है, मेरा जब मैंने फॉर्म भरा था, तब से मैंने अपना मतलब कह लो कि ढंग से प्रिपरेशन करना शुरू किया था। ये समझ लो, ऐसा नहीं था कि मैंने रिवीजन किया, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। मैंने रिवीजन तो आई थिंक 1 से 2 बार ही कर पाई थी, और मॉक टेस्ट तो मैंने 2 से 3 ही दिए थे बस, और मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है ना, वो फॉर्म भरने से ही तय हो जाता है, क्योंकि वो उस दिन से ना मॉक टेस्ट लगाते हैं और रिवीजन करते हैं, वो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं करते। सिलेबस तो मेरे जैसे ही लोग कंप्लीट करते हैं फॉर्म भरने के बाद। और फिर आप ये सोचो कि उस प्रैक्टिस से या उस प्रिपरेशन से मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप एक बात सोचो ना, जिस बंदे ने पूरा रिवाइज कर लिया 5 से 6 बार, मॉक टेस्ट लगा लिया 15 से 16 बार, उसकी प्रिपरेशन, और एक आपने अभी सिलेबस कंप्लीट किया उसकी प्रिपरेशन, आपको तो कन्फ्यूज़न ही अभी ढेर सारा होगा। दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, और कन्फ्यूज़न ही। और मेरे पता है 121 मार्क्स कब आए, मेरे कन्फ्यूज़न में 6 से 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे। मेरे मार्क्स 125 से तो अबव आने थे, और अगर मैं पहले से प्रिपरेशन शुरू करती तो आई थिंक 135 अबव ही आते मेरे मार्क्स, ठीक है। लेकिन यही है कि प्रिपरेशन में ही कमी थी, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल टाइम पे प्रिपरेशन की, जो कि अच्छी नहीं थी, जिसमें मैंने रिविजन नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं दिए, ये सब। तो मैं यही कहूँगी, आगे जो DSSS PRT की वैकेंसी देखो, वो आएगी ज़रूर। और आप ये सोचो ना कि जब वैकेंसी आएगी, मैं जब प्रिपरेशन करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि KVS PRT का जो एग्ज़ाम था ना, उससे दुगना डिफिकल्ट एग्ज़ाम आता है DSSS का। और आप ये सोचो कि मैं 2-2.5 महीने में प्रिपरेशन कर लूँगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2-2.5 महीने में तो आपका पार्ट B कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, और पार्ट A भी कंप्लीट करना है, तो एटलीस्ट आपको 4 से 4.5 महीने चाहिए उस पेपर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सीधे सीधे 5 महीने चाहिए कि आपके पास अभी से लगाओगे। और वैकेंसी जहाँ तक है, मुझे ऐसा लगता है फरवरी मार्च के आसपास आएंगी, कुछ दिसंबर जनवरी में नहीं आएंगी, फरवरी या मार्च में आएंगी। तो अगर अभी भी लगाओगे तो बचे हैं 4 महीने, ऐसे करोगे। अक्टूबर तो अभी ख़त्म होने को है, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तभी 4 महीने बचे हैं। अगर फरवरी में एग्ज़ाम आ जाता है, तब भी बहुत कम टाइम बचा है। और आप सोचो कि वैकेंसी आएंगी जब भी करूँगा, तो आई थिंक तभी भी नहीं हो पाएगा कुछ। तो यही है कि अपने आप को थोड़ा कहते हैं ना, हिम्मत लो अपने अंदर, है ना। और आगे चल के अभी जो टाइम मिल रहा है, शायद वो दोबारा आपको ये सिचुएशन भी शायद ना मिले, है ना। जो अभी मिल रही है, जिस सिचुएशन में अभी आप हो सकता है ठीक हो, है ना। लेकिन ये सोचो कि मैं आगे कर लूँगा, आगे का तो कोई भरोसा नहीं है। बस अभी उठो, खड़े हो जाओ, और बस अपने फेलियर को याद रखो। जब भी आप ये प्रिपरेशन करो ना आगे के एग्ज़ाम की, अपने मन से करो, रोज़ लग के करो, है ना। जिस दिन आपको ये लगे ना कि अरे ये वाली चीज़ मैं कल कर लूँगा, ये चीज़ मैं कल कर लूँगा, तो अपने इसी फेलियर को याद कर लेना, तो मोटिवेशन मिलता रहेगा, और बस आगे बढ़ते रहो। फिर बाकी यही कहूँगी कि देखो, अपना मन हल्का रखो, है ना। दिमाग को थोड़ा कहते हैं ना कि मेडिटेट करो थोड़ा टाइम, और अपने आप को पर्सनल टाइम दो, क्वालिटी टाइम दो, सोचो अपने बारे में, और ये सोचो कि अब आगे मुझे करना क्या है ना। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी गाइज़। और जिन लोगों का भी रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा आया, इंटरव्यू में नंबर आ गया है, उनको बहुत बहुत कांग्रेस। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करना। जिनका पॉइंट से भी मतलब कुछ आगे ही है, कि 1-2 नंबर से ही आ गया है, तो बस आपको मेहनत अच्छी रखनी है अपनी, है ना, प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है। और बस इतना ही आज के वीडियो में। होप आपको वीडियो मेरा समझ आया होगा। आपको थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से अगर अच्छा फील हुआ हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट मुझे ज़रूर करना, ठीक है।
और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए